2.5 घंटे के लेक्चर के बाद जरमीन सीधा कैफेटेरिया आ गई। आज के लेक्चर्स बहुत बोरिंग थे। जरमीन ने जूस का ऑर्डर देकर कुर्सी पर ढीले होकर बैठते कहा। हानिया ने उसी वक्त सिकंदर की जानिब से मिलने वाला मैसेज खोला, वेयर आर यू कैफेटेरिया लिखकर हानिया ने जवाबी मैसेज भेजा। जरमीन इसे बेखबर बेतकान बोले जा रही थी और हानिया खामोशी से मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी। मिस हानी, आप हजाम की पिए हैं? उसने जूस का सिप लेते हानिया से इस्तफसार किया। उसे हानिया किसी एंगल से बॉडीगार्ड नहीं लग रही थी। नहीं, वो यकलफ्जी जवाब देकर खामोश हो गई। हजाम में क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? जरमीन को लग रहा था कि हानिया ही वो लड़की है जिसकी बाबत सिकंदर ने सुबह बात की थी। हानिया समझ गई वो क्या सोच रही है। आपको सर में क्या अच्छा लगता है? उसने नरमी से कहते बात पलटी। तभी उसकी नज़र सामने गई जहाँ से सिकंदर उन्हीं की जानिब आ रहा था। जरमीन की सिकंदर की तरफ पुश थी। मुझे, उसने सोचा, हजाम की नेक पर मोल्स हैं, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगते थे। वो धीमा सा हंसी। लगते थे मतलब? हानिया चौंकी। एक्चुअली मैंने और जर ने लॉन्ग टाइम अगो कहीं भी पढ़ा था कि जिसकी नेक पर राइट साइड पर दो मोल्स एक ही लाइन में हों वो बंदा बहुत एरोगेंट और एंग्री मैन होता है। उसने नाक चढ़ाकर जूस का आखिरी सिप लिया। सिकंदर उसके पीछे खड़ा उसकी हर बात सुन रहा था। उसको पढ़ने के बाद हम दोनों स्टूपिड हर किसी की नेक को फोकस में रखते थे। वो हंसी। मगर मुझे कभी कोई ऐसा नजर ही नहीं आया जिसकी नेक पर सेम मोल्स हों। फिर मैंने हजाम को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वो सब सच था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। हानिया सिकंदर के तासुरात और जरमीन की मुसलसल चलती जुबान पर मुश्किल अपनी हंसी जब्त किए हुए थी। इस चक्कर में इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अपनी बात के जवाब में हानिया का सुर्ख चेहरा देखकर जरमीन को ब्रेक लगी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना ज़्यादा सुर्ख क्यों हो रहा है? उसने हैरत से इस्तफसार किया। नथिंग स्पेशल, बस आपकी बात पर। जरमीन ने दरमियान से ही उसकी बात उचक ली। ओह गॉड, आप मुझसे जेलस हो रही हैं। कहीं आपको हजाम से वो क्या कहते हैं? उसने आंखें बंद करते सोचा। हाँ, तूफानी मोहब्बत। वो जोश से बोली। आपको हजाम से तूफानी मोहब्बत हो गई है क्या? उसने शरारत से पूछा। बातों का गलत मतलब निकालना तो कोई जरमीर बंगिश खान से सीखता। उसकी बात पर जहां हानिया ने सटपटाकर अस्तगफिरुल्लाह कहा था, वहीं उसके पीछे खड़े सिकंदर को भी झटका लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर जरमीन को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और उसे अपने साथ लिए पार्किंग एरिया में आया जहां कोई नहीं था। जरमीन अचानक अफ्ताब पर हैरत से सिकंदर को देखती चुपचाप उसके साथ पार्किंग एरिया में आ गई। सिकंदर को इस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था और उसकी मासूमियत पर प्यार भी आ रहा था। ओह मायनी, मेरी जान, ये सब बातें किसी और के सामने नहीं करते। ये बातें सिर्फ मुझसे किया करो। और मिस हानिया बुरहान मैरिड हैं, दोबारा उनसे ऐसी बात मत करना, ओके? सिकंदर ने उसे कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते नरमी से समझाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की बातें छुपकर सुनते हो। अपनी शर्मिंदगी खत्म करने को वो उस पर चढ़ दौड़ी। तब तक हानिया भी आ चुकी थी। उसे देखकर जरमीन को जवाब देता सिकंदर खामोश हुआ। मिस हानिया, आप ऑफिस में रिपोर्ट दीजिएगा। वो सर्द अंदाज में कहता जरमीन को लिए गाड़ी की जानिब बढ़ गया। कॉल बेल पर सिकंदर की आंख खुली। उसने उठकर नंबर देखकर मोबाइल साइलेंट पर लगाया। जरमीन को देखा जो नीम वालबों के साथ मासूमियत से गहरी नींद सो रही थी। उसने झुककर जरमीन की पेशानी चूमी और एहतियात से खुद पर से कंफर्टर उतारकर मोबाइल हाथ में पकड़े टेरेस पर आ गया। कॉल के दौरान भी उसकी नजरें जरमीन का तवाफ कर रही थीं जो उसकी जानिब पुश्त किए सो रही थी। जरमीन थोड़ा सा कसमसा कर सीधी हुई। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही, फिर अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। टेरेस पर खड़े सिकंदर को नोटिस में लाए बगैर वो स्लीपर पहनकर वॉशरूम चली गई। यूनी में फाइनल्स होने वाले थे और वो लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा कर ले आई थी। अब तैयारी उसने घर रहकर ही करनी थी, सर यूनी से छुट्टी थी। आज वीकेंड था तो सिकंदर भी 10 बजे तक यहीं था। आज ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी, उसने उजलत में बाल बनाते कहा। बिजनेस मैगजीन पढ़ते सिकंदर को खुशगवार हैरत हुई। जल्दी रेडी हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट भी तो करना है ना। उसने सिकंदर को वैसे ही बैठे देखकर कहते सारे बाल पकड़कर पोनी में कैद किए और उनमें ब्रश फेरकर ब्रश वापस रखकर मुड़ी। सिकंदर मुस्कुराते हुए मैगजीन सेंट्रल टेबल पर रख कर उठा। सिकंदर ने दरवाजे की तरफ जाती जरमीन का हाथ पकड़ा। मैं अभी चेंज करके आता हूँ, तब तक कमरे में ही रुको। उसने जरमीन का गाल नरमी से छुआ और ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर वो ऐसे ही गायब दिमागी से वहीं खड़ी रही, फिर सर झटक के कमरे में चक्कर लगाने लगी। ठंडा मुर्दा। 5 मिनट तक जब सिकंदर बाहर नहीं आया तो घड़ी को देखते वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाई। सिकंदर ड्रेसिंग रूम से निकलता उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुरा दिया। कौन है ये ठंडा मुर्दा? उसने बाल बनाते इस्तफसार किया। उसकी आवाज पर जरमीन यकलक मुड़ी। कोई नहीं, उसने खुद को अंदर ही अंदर कोसे, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। बी केयरफुल मायनी, ठंडा मुर्दा इंतहाई दहशतनाक होता है। सांस रुक जाती है देखकर। उसने तफ्शीशनाक और इसरार लहजे में कहते कलाई में घड़ी बांधी। कोई नहीं, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, जरमीन ने गर्दन अकड़ाते जवाब दिया। परफ्यूम लगाता सिकंदर मुस्कुराया। आई विश तुम कभी उसे मत देखो, उसने अजीब लहजे में कहते उसका हाथ पकड़ा और कमरे से निकल गया। उसके लहजे पर जरमीन चौंकी। ओके, तो बताओ क्या खिलाने वाली हो आज? किचन में दाखिल होते हुए सिकंदर ने उसे पूछा। वो तो सरप्राइज है, जरमीन ने मुस्कुराकर कहते कंधे उचकाए। जरमीन ने फ्रिज खोलकर पहले हर चीज़ का जायजा लिया, फिर अंडे और जूस निकालकर काउंटर पर रखा। दूसरी चीज़ें फ्रिज से निकालने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे खड़े सिकंदर से टकराते टकराते बची।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने थोड़ा पीछे होते इस्तफसार किया। सिकंदर के कई बार कहने के बावजूद वो उसे आप कहा करे, ज़रमीन उसे तुम ही कहती थी। अब सिकंदर ने उसे कहना छोड़ दिया था। उसे ज़रमीन से किसी चीज़ की चाह नहीं थी। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसकी मायनी उसकी नज़रों के सामने रहे बस। मैं अपनी मासूम बीवी की हेल्प करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिकंदर ने मुस्कुराते नरमी से उसका गाल छुआ। ओके, फिर फ्रिज से दूध और जैम दो। उसने रुख बदलते कहा और अंडों के लिए प्याज काटने लगी। सिकंदर ने पीछे हटते फ्रिज से दोनों चीज़ें निकाल कर काउंटर पर रखी और उसकी मदद करवाने लगा। सिकंदर ने काम करते करते जैम उसकी नाक पर लगाया। हसाम, ये नहीं करो ना, उसने हाथ के बुत से नाक साफ करते चिढ़कर कहा। वो हंसा। क्या करूँ फिर? वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम ऐसा करो, कोई अच्छा सा इंग्लिश सॉन्ग प्ले कर दो। इनफैक्ट मैं और ज़र हर हॉलीडे पर अपना ब्रेकफास्ट खुद रेडी करते थे और इंग्लिश सॉन्ग सुनते थे। फील अब ज़र जान के नहीं बल्कि मेरे लाइफ स्टाइल को कॉपी करना है। सिकंदर ने उसकी बात दरमियान में काट दी। उसे अपने और ज़रमीन के दरमियान किसी तीसरे का जिक्र तक बर्दाश्त नहीं था। अगर मैंने तुम्हें कॉपी किया तो तुमने कानों को हाथ लगाकर तौबा करनी है। उसने हाथ में पकड़ी छुरी उसकी जानिब करते कहा। वो कह कहा लगाकर हंसा। मैं कानों को हाथ लगाने वालों में से नहीं बल्कि लगवाने वालों में से हूँ। तुम सिर्फ कॉपी करने की हामी भरो। उसने हंसते हुए भारी आवाज़ में कहा। ओके, पहले कोई सॉन्ग प्ले करो। ज़रमीन ने कटी मिर्चें बाउल में डालते कहा। सिकंदर ने सारी रातें गाना लगा दिया। यू आर द नाइट, यू आर द लाइट, यू आर द कलर ऑफ माई ब्लड, यू आर द क्योर, यू आर द पेन, यू आर द ओनली थिंग आई वाना टच। ज़रमीन ने उसे दूध में गिलास अंडेलते देखा तो सुर्ख लबों पर शरारती मुस्कान दौड़ गई। उसने छुरी छोड़ी और उसकी नकल करते जूस उठाकर गिलास में डालने लगी। नेवर न्यू दैट आई कुड मीन सो मच, so much. You are the fair. I don't care cause I have never been so high. सिकंदर मुस्कुराहट रोके उसको अपनी नकल करता देख रहा था। वो खूब समझ रहा था कि वो उसका लाइफस्टाइल ऐसे कॉपी कर रही है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। फॉलो मी थ्रू द डार्क, लेट मी टेक यू पास ओवर सैटेलाइज, यू कैन सी द वर्ड यू ब्रॉट टू लाइफ टू लाइफ। अंडा देखकर सिकंदर को भी शरारत सूझी। सिकंदर ने ज़रमीन को कनखियों से देखते अंडा उठाया। उसकी देखा देखी ज़रमीन ने भी अंडा उठा लिया। उसके अंडा उठाते ही सिकंदर ने दूसरा हाथ माथे पर मारा। ज़रमीन ने भी जल्दी से हाथ माथे पर मारा। अंडा अपने ही माथे पर फोड़े वो खुद के बाल गर्दन चेहरा गंदा कर गई। उसको देखकर सिकंदर भरपूर कहकहा लगाकर हंसा। सिकंदर ने दूसरा हाथ मारा था मगर ज़रमीन ने अंडे वाला हाथ मार के खुद ही अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी थी। उसको हंसता देखकर ज़रमीन को उसकी शरारत समझ आई। इसीलिए कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है मेरी इनोसेंट माइनी। उसने हंसकर कहते प्यार से ज़रमीन का अंडे में भीगा गाल खींचा। अब बचो मुझसे हजाम सिकंदर, गुस्से से कहती ज़रमीन ने डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी घसीट कर सिकंदर के पास की। सिकंदर ने हंसते हुए चौंक कर उसे देखा। ज़रमीन ने कुर्सी पर चढ़कर किचन काउंटर पर पड़ा दूध का जग उठाया और पूरा जग सिकंदर पर उंडेल दिया। सिकंदर की हालत देखकर अब ज़रमीन का खनकता कहकहा किचन में गूंज रहा था। वो कुर्सी पर खड़ी ही सिकंदर की हालत पर हंस रही थी। सिकंदर अपनी हालत नज़रअंदाज करके उसे हंसता देख रहा था। आज दूसरी मर्तबा वो उसे यूं खुलकर हंसता देख रहा था। पहली मर्तबा भी वो उसे सताकर यूं हंसी थी और आज भी उसे दूध में नहलाकर हंस रही थी। उफ हजाम, अपनी हालत देखो, बिल्कुल पोलर बियर लग रहे हो। ज़रमीन ने हंसते हुए मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। सिकंदर को देखकर उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे यूं बेतहाशा हंसता देख के सिकंदर के नब भी खुद ब खुद गहरी मुस्कुराहट में ढल गए। Fading in, fading out, on the edge of paradise, every inch of your skin is the holy grail I have got to find. Only you can set my heart on fire. Oh fire, I will let you set the pace cause I am not thinking straight. मुलाजमा किचन में आई तो उसे किचन की हालत देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। इंग्लिश सॉन्ग की आवाज़ के साथ ज़रमीन के खनकते कहकहे की आवाज़ किचन में गूंज रही थी। ज़रमीन कुर्सी पर खड़े बेतहाशा हंस रही थी और उसके चेहरे, गर्दन और बालों पर अंडा लगा हुआ था। और सिकंदर जो बहुत सख्त गिर शदीद सफाई पसंद था, इस वक्त सर से पैर तक दूध में नहाया हुआ अपनी बीवी को मुस्कुराकर देखने में मसरूफ़ था। पूरे किचन में ब्रेड जलने की बू फैली हुई थी। ज़रमीन ने हंसते हुए किचन के दरवाजे की जानिब देखा जहां मुलाजमा हैरत से मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी। उसके तासुरात देखकर ज़रमीन के हंसने में तेज़ी आई। उसने हंसते हुए सिकंदर की तरफ इशारा किया। ये देखो पूरा, आप ये सब साफ करके नाश्ता हमें कमरे में दे जाइएगा। और मायनी, चलो चेंज करो। उसने ज़रमीन की बात दरमियान से ही उचक ली क्योंकि वो जानता था कि ज़रमीन अब उसे मुलाजमा के सामने पोलर बेयर कहने वाली है। उसने मुलाजमा को हदायत देकर ज़रमीन का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से उतारा और उसे कहता किचन से ले गया। कमरे में आकर वो सीधा उसे लिए वॉशरूम में गया और उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर चला दिया। अचानक पानी गिरने पर वो हड़बड़ाई। हजाम, दूध तो तुम पर गिरा है ना, मुझे तो मत गिला करो। उसने अपने हाथ सिकंदर के हाथों से निकलवाने की कोशिश करते पानी से बचना चाहा। तुमने मुझे तो दूध में नहलाया ही है मगर मेरी बीवी को भी अंडे से गंदा कर दिया है। अब अपनी बीवी का ख्याल भी तो रखना है मुझे। सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहते नरमी से उसके चेहरे से अंडा साफ किया।
मैं खुद बात लूंगी ना। उस गंदे अंडे की स्मेल मेरे दिमाग को चढ़ रही है, मुझे वॉमिट हो जाएगी, बाहर जाओ। उसने सिकंदर को वॉशरूम के दरवाजे की तरफ धकेला। वो उसे देखकर हंसता हुआ बाहर चला गया। उसने दूसरे वॉशरूम में जाकर शावर लिया और चेंज करके कमरे में वापस आ गया। कुछ ही देर में ज़रमीन बालों में तौलिया लपेटे बाथरोब पहने बाहर निकली और जाकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। सिकंदर उसको अपने बाथरोब में देखकर मुस्कुरा दिया। सिकंदर का बाथरोब उसके टुकनों तक आ रहा था और हाथ बाजू के अंदर ही कहीं छुपे हुए थे। जो सूट ज़रमीन को नजर आया उसने जल्दी से निकाला और वापस वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो कमरे में आई। उसे देखकर सिकंदर को झटका लगा। ये क्या है मायनी? उसने ऊपर से नीचे तक ज़रमीन को अफसोस से देखा। क्या? ज़रमीन ने अनजान बनने की खूब एक्टिंग की और बाल सुखाने लगी। बाकी कहाँ है? उसने अपने कटे हुए ट्राउजर की जानिब इशारा करते पूछा, जो इस वक्त ज़रमीन की टांगों को रौनक बख्श रहा था। वो तो काट दिया, उसने लापरवाही से कहते ड्रायर वापस रखा और ब्रश उठाया। सिकंदर ने मुस्कुराहट रोकी और सिकंदर की घुटनों तक आती आसमानी रंग की टी शर्ट पहनी, नीचे उसी का ट्राउजर काट कर पहने हुए थी। ट्राउजर को अपने साइज का करने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही कट गया था, जिसके नतीजे में उसकी पंडलियों का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई और नाश्ता सेंट्रल टेबल पर लगाकर वापस चली गई। नाश्ते के बाद सिकंदर ऑफिस के लिए निकल गया और वो किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। पढ़ाई के दौरान उसे सिकंदर की बात याद आई, जिसे सोचकर सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे अल्फाज नहीं बने जो बता सकें कि तुम कितनी खूबसूरत हो और मुझे कितनी प्यारी हो, मेरे लिए कितनी ज़्यादा अहम हो। इन सब चीज़ों को अल्फाज में बयान करने का मतलब होगा कि उस पर एक लिमिट लगाना, लेकिन मेरे ख्याल से इन सब एहसासात को बयान करने के लिए कोई डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। ना ही इसकी कोई बिगनिंग है और ना ही कोई एंडिंग है। तुम्हारे लिए मेरा हर एहसास लिमिटलेस है मायनी। ज़रमीन ने सर झटक कर ध्यान दोबारा किताब की जानिब कर दिया। जरजान और आलम खान ने कई दफ़ा ज़रमीन से मिलने की कोशिश की थी, मगर वो भी ज़िद की पक्की थी। ज़रमीन की बेरुखी जरजान को अंदर ही अंदर खा रही थी। ज़रमीन की हालत भी अंदर से जरजान से हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं थी, मगर वो हालात से जल्द समझौता करने वालों में से थी नहीं मगर वो हालात से जल्द समझौता करने वालों से थी, जबकि जरजान खान बंगी ज़रमीन के मामले में हमेशा से बेबस साबित हुआ था। जरजान की हालत देखकर आलम साहब की तकलीफ दो चार होती थी, मगर वो हालात से समझौता कर गए थे और चाहते थे कि जरजान भी जल्द हकीकत तस्लीम कर ले। 2 माह तक जब जरजान की हालत में कोई सुधार नहीं आया तो वो उसे ज़बरदस्ती अमेरिका ले गए। अब उसको अमेरिका गए भी 2 माह हो चुके थे, मगर उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। फाइनल्स होने के बाद ज़रमीन ने आगे मास्टर्स में एडमिशन ही नहीं लिया था। जरजान के बगैर उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। फाइनल्स में भी उसने बेदिली से पढ़ा था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था जब जरजान खान बंगिश उसके साथ नहीं था। ज़रमीन खान बंगिश की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई थीं। सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि उसने किस तरह जरजान खान बंगिश के बगैर रहना सीख लिया था, मगर जरजान अब तक वहीं खड़ा था। ना जरजान आगे बढ़ पा रहा था और ना पीछे जाने का कोई रास्ता था। ज़रमीन को अब सिकंदर के साथ रहते 5 माह हो चुके थे और काफ़ी हद तक अब वो सिकंदर के साथ एडजस्ट कर चुकी थी। इन 5 माह में अगर कुछ नहीं बदला था तो वो ज़रमीन की शरारतें थीं। उसका सिकंदर को सताना, शरारतें करना और फिर उस पर घंटों हंसते रहना बिल्कुल पहले जैसा था। सिकंदर दोपहर के वक्त आज जल्दी घर वापस आ गया था। टीवी लाउंज में दाखिल होते ही उसकी सबसे पहली नज़र ज़रमीन पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी कुछ खाते हुए पूरे इन्हमाक से मूवी देख रही थी कि उसे सिकंदर के आने का इल्म ही नहीं हुआ। आज उसने डल ग्रीन रंग का कुर्ता और वाइट जीन्स पहन रखी थी। हस्बे आदत दुपट्टा पास पड़ा था। अचानक वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी। गर्दन की जुम्बिश पर सिल्की गोल्डन ब्राउन बालों की पौनी भी साथ हिल रही थी। प्याजी गालों पर पड़ते गहरे डिंपल्स में सिकंदर को आज फिर अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर अपनी खून आलूद शर्ट देखकर कदम पीछे ले लिया और कमरे की जानिब रुख कर लिया। ज़रमीन के सामने अब तक वो एक शरीफ बिजनेसमैन था। कुछ देर बाद वो फ्रेश से आकर उसके साथ बैठा, मगर वो मूवी में वैसे ही मुनहमिक थी। उसने ज़रमीन के हाथ में पकड़े बाउल को देखा, जिसमें आइस क्यूब रखे हुए थे और वो मूवी देखते हुए मज़े से खा रही थी। उसको हद दर्जा हैरत हुई कि भला बर्फ़ भी कोई खाने की चीज़ है, मगर ज़रमीन से कुछ भी तवक्का की जा सकती थी। ये क्या खा रही हो मायनी? उसने कुछ सख्ती से पूछा। वो जो पूरे इन हमाक से मूवी देख रही थी अचानक सिकंदर की आवाज़ पर उछली। गॉड, ये तुम हो? सिकंदर को देखकर वो कुछ पुरस्कून हुई। कब आए हो? उसने गहरा सांस भरते सिकंदर का सवाल नजरअंदाज करके अपना सवाल पूछा। इसको गोली मारो और बताओ कि ये क्या खा रही हो? सिकंदर ने बर्फ की जानिब इशारा करते हाथ बढ़ाकर उससे बर्फ वाला बाउल लेना चाहा, मगर उसका इरादा भांपते ज़रमीन ने बाउल फौरन अपने पीछे किया। मेरा दिल कर रहा था इसीलिए खा रही हूँ। तुम खाओगे? उसने सिकंदर को पेशकश की, मगर हाथ हनूज पीछे था। मैंने नहीं खानी और तुम भी नहीं खाओगी, वरना गला खराब हो जाएगा। सिकंदर ने उसे घूरते बाउल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर वो पीछे खिसक गई। ओहो हजाम, मैं बच्ची तो नहीं हूँ जो बर्फ खाने से मेरा गला खराब हो जाएगा। सिकंदर की बात पर चिढ़ते उसने हाथ मजीद पीछे किया। देखो मायनी, मैं शराफत से मांग रहा हूँ, मुझे दे दो, वरना फिर तुम्हें एतराज़ होता है। उसकी वार्निंग पर ज़रमीन ने ना चाहते हुए भी बेदिली से मुंह बनाकर बाउल सिकंदर की गोद में पटका और उससे रुख मोड़ गई। ज़रमीन का नाराज़गी से फूला चेहरा देखकर सिकंदर मुस्कुरा दिया। मेरी मायनी नाराज़ हो गई? सिकंदर ने उसका हाथ थामकर लबों से लगाते नरमी से पूछा।
छोड़ो, जब देखो चालाकी से अपनी हर बात मनवा लेते हो और मेरी कोई बात मानते ही नहीं। उसने खफगी से कहते अपना हाथ छुड़वाया। इससे बेहतर है कि आइसक्रीम खा लो। सिकंदर की बात पर जरमीन को सिकंदर की पिछली ज्यादती याद आ गई जब उसने जरमीन से आइसक्रीम ले ली थी। उसने शिकवा कुना नजरों से सिकंदर को देखा। सिकंदर अनजान बना। तो आज फिर कहोगे कि तुम इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाती हो? मायनी, गला खराब हो जाएगा, ज्यादा नहीं खानी। उसके अनजान बनने पर जरमीन ने खफगी से कहते उसकी नकल की। उसके अंदाज पर वो हंस दिया। आज नहीं कहता। उसके जवाब पर जरमीन ने मुंह बनाकर जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर सीधी होकर बैठ गई। अगर आज कहा तो मैं तुम्हारा गला खराब कर दूंगी। जरमीन ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। कैसे? सिकंदर ने आईब्रोज उचकाते संजीदगी से पूछा। मैं तुम्हारे गले पर काटूंगी। जर मुझे जंगली बिल्ली कहता था, उसने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। अब भी कहीं ना कहीं उसकी बात जरजान पर ही खत्म होती थी। मुझे ये सजा दिलो जान से कबूल है, उसने मुस्कुराते कहा। जरमीन के माथे पर बल पड़े। मतलब तुम फिर मुझे आज रोकोगे? वो हैरत और गुस्से से बोली। सजा जब हसीन हो तो गलती करनी पड़ती है मायनी। उसने दिलकशी से मुस्कुराते जरमीन के गाल को नरमी से छुआ। वो उसे घूरकर खफगी से वहां से उठने लगी कि सिकंदर ने उसका हाथ थाम कर वापस बिठाया। मैं मजाक कर रहा था जंगली बिल्ली। वो उसकी नाक दबाता हंसा। मैं अपनी मायनी को नाराज नहीं कर सकता। उसने नरमी से कहते उसके सर पर हाथ फेरा। फिर मैं अपनी मर्जी से ज्यादा आइसक्रीम खाऊंगी आज, उसने मान जाने की शर्त रखी। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए हामी भर ली। कौन सा फ्लेवर लोगी? सिकंदर ने टीवी लाउंज से निकलते हुए पूछा। तुम्हें कितनी जल्दी सब भूल जाता है? वो हैरान हुई। सिकंदर हंस दिया। पर मुझे तुम कभी नहीं भूलती। धीरे धीरे उनकी आवाजें मध्यम होती गईं। किस्मत आंखों में आंसू लिए लबों पर सदियों की थकी मुस्कुराहट से जाए उनको जाता देख रही थी। लंच के बाद वो दोनों लॉन में बैठे थे जब पूल को देखकर जरमीन को नया शौक पैदा हुआ। हजाम, हम पूल में टांगे लटका कर बैठे? उसने उठते हुए सिकंदर को बाजू से पकड़कर खींचा। नहीं मायनी, बीमार पड़ जाओगी, मौसम सर्द होना शुरू हो गया है। सिकंदर ने फिक्रमंदी से कहते उसे रोकना चाहा। उसने खफगी से सिकंदर को देखा। ना चाहते हुए भी सिकंदर को उठना पड़ा। वो दोनों जीन्स नीचे से फोल्ड करके टांगे पूल में लटकाए बैठ गए। कितना अच्छा लग रहा है ना? जरमीन ने पूल के ठंडे पानी में टांगे हिलाते मुस्कुरा कर कहा। अच्छा तो लग रहा है, मगर तुम्हें ठंड लग गई या एक छींक भी आई तो बहुत बुरा होगा। सिकंदर ने उसके मुस्कुराते पुरजोश चेहरे को देखते वार्निंग दी। वट एवर, वो पूल के ठंडे पानी को एंजॉय करते हुए बेनियाजी से कंधे उचका गई। मायनी, उसके चेहरे को देखकर सिकंदर खोए लहजे में बोला। जरमीन ने पूल के पानी से नजरें हटाकर उसे देखा। तुम इतनी इतनी इनोसेंट कैसे हो? उसके अजीब सवाल पर जरमीन ने कंधे उचकाए। पता नहीं, उसने सादगी से जवाब दिया। सिकंदर फीकी हंसी हंसा। तुम्हें पता है मायनी, तुम्हारी ये मासूमियत और प्योरिटी मेरे लिए दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। मैं हर चीज़ हार सकता हूँ मगर तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे दिल की प्योरिटी कभी नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी शिकस्त फाश होगी। मुझे कभी इन चीज़ों से महरूम मत करना। जरमीन की तवज्जो उसकी बात सुनने से ज्यादा पूल की जानिब थी। उसने सिकंदर की आधी अधूरी बात सुनकर सर इस बात में हिला दिया और सिकंदर के मजीद कुछ बोलने से पहले दिमाग में पनपती शरारत पर लब्बायक कहते हुए सिकंदर का हाथ मजबूती से थाम कर पूल में छलांग लगा दी। सिकंदर जो ढीला होकर पुरस्कून अंदाज में बैठा था, उसके अचानक खींचने पर इनबैलेंस होता पूल में जा गिरा। जरमीन तैरना नहीं जानती थी मगर एडवेंचर के शौक में छलांग लगा चुकी थी। सिकंदर का हाथ जैसे ही उसके हाथ से छूटा, पानी उस पर हावी होने लगा और सांसें डूबने लगीं। हज़ाम, उसने बामुश्किल सिकंदर को पुकारा। पानी उसके हलक को आ रहा था और वो हाथ पांव मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसको डूबते देखकर सिकंदर सरस से उसकी कमर में बाजू डालकर उसे पानी की सतह पर लाया। उसका तनफ्फुस तेज हो रहा था और सिकंदर के गिर्द बाजू हमाइल के तेज से सांसें भर रही थी। सिकंदर को अब उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था जो अपनी परवाह किए बगैर ठंडे पानी में कूद गई थी। वो उसे लिए जल्दी से पूल से बाहर निकला और टॉवल उठाकर उसके गिर्द फैलाया। वो उसे लिए अंदर जाने लगा जब वो रुक गई। अभी तो मैंने ठीक से एंजॉय भी नहीं किया था। जरमीन ने मासूम शक्ल बनाते पीछे मुड़कर पूल को देखा। सिकंदर ने माथे पर बल लिए लब भेजकर उसे देखा और बगैर कोई जवाब दिए उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। कमरे में जाते ही सिकंदर ने जल्दी से वार्डरोब से कपड़े निकालकर उसे थमाए और चेंज करने का इशारा करता कमरे से निकल गया, मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। जरमीन उसकी खामोशी पर परेशान होती कपड़े बदलने चली गई। तनी हुई रगों के साथ मुठिया भेजे वो खुद पर जब्त कर रहा था। कमरे से बाहर आते ही उसने सिगरेट सुलगाई, एक कश लगाया मगर फिर नीचे फेंक कर पैरों तले मसल दी। सीढ़ियों की जानिब आते ही उसने दूसरी सिगरेट सुलगाई और फिर फेंक दी। सीढ़ियों से उतरते उसने दिमाग में चलती सीने को चीरती सोचों से जान छुड़ाने को तीसरी सिगरेट सुलगाई। जरमीन को डूबते देखकर उसे लगा था कि एक मर्तबा फिर वो किसी अपने को वैसे ही खो देगा जो उसे जान से ज्यादा प्यारा था। उसे लगा था जरमीन भी उसके हाथों से फिसल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फिसल गया था और सिकंदर जान लगाकर भी उसे नहीं बचा पाया था। जरमीन को डूबते देखकर उसे हर जगह सिर्फ खून नजर आया था। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में जीने की चाह नजर आ रही थी। जरमीन को बचाते हुए उसे कफन में लिपटे वजूद के आगे खड़ा बेबस अपना वजूद नजर आया। उसने सर झटक कर किचन का रुख किया और वहां मुलाजिम को सूप रेडी करने का कहते बाहर आ गया। दिमाग में मुसलसल झक्कड़ चल रहे थे। मेरी मायनी मेरे पास है, महफूज है, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। दिमाग ने उसे संभालना चाहा। तुम उसे भी बचाना चाहते थे, फिर क्या हुआ?
دل نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کا انجام یاد کرتے سکندر کا دل کرلایا۔ نہیں، میں اپنی معنی کو کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ہر صورت بچا ہی لوں گا، ہر دفعہ میں قربانی نہیں دوں گا۔ وہ بآواز چیخا، میں نے 3 قربانیاں دی ہیں، اب مزید کی سخت نہیں یارب، تو میری معنی کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اس نے لال سرخ بھیگی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا، اب کہ اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر چلنے لگا۔ حزام! زرمین نے ڈوبتے ہوئے بامشکل سکندر کو پکارا تھا۔ ایک منظر نے اس کا حال عذاب بنا دیا تھا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں جینے کی چاہ تھی، لب خاموش تھے۔ اس کا ہاتھ سکندر سے چھوٹا تھا، معصوم چہرہ کفن میں لپٹا۔ حزام سکندر کی سانس روک رہا تھا۔ دوسرا منظر اس کے ماضی کی گہری چوٹ کے کرن نوچ رہا تھا۔ اس نے ادھ جلی سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں تلے مسلی اور گہرا سانس بھرتے اندر چلا گیا۔ کچن سے سوپ لے کر اس نے چہرے کو نارمل کرتے کمرے کا رخ کیا۔ وہ سوپ کا باؤل لیے کمرے میں آیا تو زرمین کو کمفرٹر میں دب کے دیکھ کر اس کو تشویش ہوئی۔ وہ ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے زرمین کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ سردی لگ رہی ہے، بخار تو نہیں ہو گیا؟ اس نے زرمین کا ماتھا چھوتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا، مگر نہیں، اب سردی لگ گئی نا۔ سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے۔ اسے بیک وقت زرمین پر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ اس کو اپنے لیے یوں پریشان ہوتے دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں حزام، اور سردی لگنا بالکل نیچرل ہے، تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو۔ اس کی بات پر سکندر مزید بگڑا۔ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں؟ ہاں، وہ حیران ہوا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے اور یہ بیماری بڑھ کر جہاں تک جا سکتی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اب دل کر رہا ہے ایک کھینچ کر لگاؤں۔ سکندر نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کی بات پر زرمین ٹھٹکی، حیران ہوئی، سمجھی اور سکندر کو گھورا۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی مائنی؟ کیوں خود کو تکلیف دے کر مجھے اذیت میں مبتلا کرتی ہو؟ سکندر نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، اٹ واز انٹینشنل، میرا پاؤں سلپ، نو مور لائز مائنی۔ اس کی بات کاٹ کر سکندر نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ سکندر خود ابھی تک بھیگا ہوا تھا مگر اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ اس نے اٹھ کر ٹرے اٹھائی اور زرمین کے منع کرنے کے باوجود زبردستی اسے سوپ پلا کر دوائی دی۔ بہت برے ہو تم۔ زرمین نے دوائی کھا کر پانی کا گلاس اسے پکڑاتے خفگی سے کہا۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ میری برائی تمہیں دنیا کی ہر بری آفت سے محفوظ رکھے گی مائنی، اگر میں اچھا ہوتا تو تم بھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا یکلخت خاموش ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ زرمین کے گال سے ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ریسٹ کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی، اس نے وارڈروب کی جانب بڑھتے ہوئے کہا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زرمین اس کے اچانک بدلتے رویے پر حیران ہوئی۔ سکندر کپڑے تبدیل کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کال سن کر وہ موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھتا کمرے میں آیا تو دیکھا زرمین سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا ماتھا چھو کر ٹیمپریچر چیک کیا جو بالکل نارمل تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا کیس نکالا۔ اسے کھول کر سکندر نے اس میں موجود پینڈنٹ نکالا اور کیس واپس دراز میں رکھ کر ایک نظر زرمین کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ سکندر نے جھک کر نرمی اور احتیاط سے اس کا سر تھوڑا اونچا کرتے اس کے گلے میں پینڈنٹ پہنایا اور اس کا سر واپس تکیے پر احتیاط سے رکھتے سیدھا ہوا۔ پینڈنٹ اس کی گردن میں دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ چین کے سرے پر بلو سفائر چھوٹی سی تتلی کی شکل میں لٹک رہا تھا۔ اس نے جھک کر نرمی سے زرمین کی پیشانی چومی اور پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر نکل گیا۔ ڈارک مونسٹر کو پھر سے اسکرین پر لانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہ نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس کے پیچھے بیٹھا شخص مسکرایا۔ وہ گلاس وال پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ میں سگریٹ پکڑے باہر چلتی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور اس کے پیچھے بیٹھا شخص بھی اندھیرے کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وہ دریائے ہڈسن کے بہتے پانی کو پل پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آس پاس بہت کم لوگ تھے، جو لوگ موجود تھے وہ بھی اپنے آپ میں مصروف تھے۔ وہ یہاں کھڑا بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ گولڈن براؤن بال ہوا سے اڑ کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہیزل گرین آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور کچھ کرچیاں تھیں۔ اس کے ہاتھ لانگ کوٹ کی جیب میں تھے اور نظریں دور تک بہتے پانی پر جمی تھیں۔ اوئے برفانی لنگور، جسٹ امیجن، اگر میں تمہیں یہاں سے دھکا دوں تو تم تیر کر اس کنارے سے واپس آ سکتے ہو۔ زرمین کا کھنکتا لہجہ اس کے آس پاس گونجا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ یہ سب باتیں اس کے معمول کا حصہ تھیں۔ عالم خان جس چیز سے بچانے کے لیے اسے ادھر لائے تھے وہی چیزیں اسے یہاں بھی ہانٹ کر رہی تھیں۔ پاکستان میں تو زرمین کی یاد ایک پل چین نہیں لینے دیتی تھی، مگر یہاں بھی قدم قدم پر زرمین کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ مانو ادھر نہیں جاؤ ورنہ میں بابا سے تمہاری کمپلین کروں گا، ایک چھوٹا سا گولڈن بالوں والا بچہ اپنی ہی عمر کی بچی کے پیچھے بھاگتا ہوا دھمکا رہا تھا۔ زرجان گہری سانس بھرتا مڑا اور واپس کے لیے قدم اٹھائے۔ شام 6 بجے کے قریب زرمین کی آنکھ کھلی۔ اس نے لیٹے ہوئے گردن گھما کر سکندر کو کمرے میں دیکھا۔ سکندر کہیں نہیں تھا۔ کمفرٹر ہٹاتی وہ اٹھ بیٹھی۔ سلیپرز پاؤں میں اڑس کر وہ منہ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم کے شیشے پر نوٹس چپکا دیکھ کر وہ حیران ہوتی اسے پڑھنے لگی۔ Close your eyes, open your heart, and feel my soul mine, touching you, needing you, wanting you, in every second of every day, begging you in soft and breathless whisper for your passion and love. سرخ لبوں پر جھیپی ہوئی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کے اندر نئے احساس اجاگر ہو رہے تھے جس کو فی الوقت وہ کوئی نام دینے یا سمجھنے سے قاصر تھی۔
झींपी हुई मुस्कुराहट यकलक शरारती मुस्कान में बदली। वो मुंह धोए बगैर जल्दी से बाहर आई और सेंटर टेबल से सिकंदर की फाइल्स के साथ पड़ा पेन उठाकर वापस अंदर गई। उसने मुस्कुराते हुए उसी के नीचे जवाब लिखा और पेन बंद करके मुस्कुराती हुई उसे देखने लगी। अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी तो गिर जाऊंगी। उसने हंसते हुए एक दफा अपना लिखा हुआ जवाब पढ़ा, फिर पेन इधर ही रखा और मुंह हाथ धोकर तौलिए से साफ करती बाहर आ गई। खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रखसा थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों से बैंड उतार कर रखा कि अचानक उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी। वो गर्दन पर हाथ रखते बेसाख्ता शीशे के नजदीक हुई। कुछ देर वो हैरत से अपने गले में पहने खूबसूरत से पेंडेंट को देखती रही। दफातन उसे सिकंदर का ख्याल आया। वो हैरान होती मुस्कुरा दी। कुछ देर वो पेंडेंट पर हाथ फेरती मुस्कुराती रही, फिर बालों में ब्रश फेरा और खुले बालों में हाथ फेरती आकर सोफे पर टिक गई। एलईडी ऑन करके रिमोट हाथ में पकड़े उसकी नजरें तो एलईडी पर थी, मगर दिमाग का परिंदा हजाम सिकंदर के नाम का तावीज पहने ऊंची उड़ान भर रहा था। ये तुमने पहनाया है मुझे? सिकंदर को कमरे में दाखिल होते देखकर वो जल्दी से सोफे पर उठकर उसके पास आती हुई गले में पहना पेंडेंट पकड़े मुस्तफसर हुई। कमरे में आते साथ ही जरमीन को ऐसे फ्रेश देखकर वो इसके इस्तकबाल पर वो मुस्कुरा दिया। नहीं, उसने यकलक संजीदगी से कहते हाथ में पकड़ा कोट उसके सर पर फैलाते हुए चेहरे पर गिरा दिया। जरमीन ने हैरान होते कोट सरस से चेहरे से हटाया। फिर किसका काम है? वो मजीद हैरान होती ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती सिकंदर के पीछे लपकी। पता नहीं। सिकंदर ने बेखबरी से कंधे उचकाते हुए ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला। मेरे सोते हुए कोई कमरे में आकर मुझे ये पहना कर चला गया हजाम। उसने फिक्रमंद होते गले में पहना पेंडेंट सिकंदर को दिखाया। तुम्हारी मौजूदगी में इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। उसने पैरों से जूते उतारकर स्लीपर्स पहने। फिर क्या फरिश्ते पहना गए? वो तिनक कर बोली। उसके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। उसे सताकर सिकंदर को अच्छा लग रहा था। उसने शर्ट के कफ फोल्ड करते खड़े होते मुस्कुराहट जब्त की। ये काम फरिश्ते नहीं करते। उसने उंगली की पुरों से जरमीन के गालों को छुआ और जरमीन के हाथ में पकड़ा अपना कोट लेता हैंग करने लगा। तो फिर वो हकीकतन परेशान हो गई। सिकंदर ने मुड़कर उसके परेशान चेहरे को देखा। वो चलता हुआ इस तक आया और उसे कंधों से पकड़ा। मेरी प्यारी मायनी, जब ये काम फरिश्तों ने नहीं किया, ना ही कोई दूसरा इस कमरे में आ सकता है, तो फिर आखिरी शख्स कौन हो सकता है जो ये करेगा? उसने कदरे सुकून से इस्तफसार किया। पता नहीं। उसने रूहानी शक्ल बनाई। सिकंदर को हकीकतन उसकी मासूमियत और बेखबरी पर हंसी के साथ प्यार भी आया। सिकंदर जब जवाब देने की बजाय उसे देखता रहा तो वो मजीद रुहासी हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो? यू आर इरिटेटिंग मी। उसने खफा से अंदाज में कहते हुए सिकंदर के सीने पर मुक्का मारा। वो मुक्का खाकर हल्का सा हंस दिया। उसने जरमीन के कंधों से हाथ हटाकर उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए। सियाह आंखों की चमक काबिले दीद थी। यू आर द बेस्ट आई एवर हैव माइनी। उसका लहजा मोहब्बत की नरमी में घुलता हुआ था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितना बदल दिया। तुमने मेरी जिंदगी जीने का नजरिया तक बदल डाला है। धीमी मुस्कान से जाए उसने जरमीन की आंखों में देखा। आई इरिटेट यू, लाफिंग विद यू, एग्री विद यू, ऑल जस्ट बिकॉज इडियट आई लव यू। उसने हल्का सा हंसते हुए लफ्जों पर जोर दिया। ऐसे आई लव यू कौन बोलता है स्टूपिड? वो मुंह बनाती खफा हुई। सिकंदर हैरान होता हंसा। ऐसे आई लव यू का जवाब कौन देता है मेरी बेवकूफ़ बीवी? सिकंदर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। वो सिकंदर को घूरती पैर पटक कर ड्रेसिंग रूम से निकलती बेड पर जा बैठी। सिकंदर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे गया। हज़ां, मुझे तंग मत करो। मैं पहले ही तुम्हारे से थोड़ी सी नाराज़ हूँ। तुमने सबसे पहले आज मुझे बर्फ़ नहीं खाने दी, फिर पूल में जाने से पहले मना कर दिया, और अगर ले भी गए तो जल्दी से बस हाथ लगवा कर वापस ले आए, और फिर कमरे में आकर मुझे डांटा भी था। फिर मुझे ज़बरदस्ती सूप पिलाया और गंदी कड़वी मेडिसिन खिलाई, और अकेला सोता हुआ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। और अब ये पेंडेंट किसी ने आकर मुझे पहना दिया है, और मुझे नहीं मालूम कि ये किसका काम है, और तुम्हें भी नहीं पता कि ये किसका काम है। अब तुम फजूल सवाल करके मेरा दिमाग ज्यादा खराब कर रहे हो। उसके इतने लंबे और मासूम शिकवे पर वो कहका जब्त करता हंस दिया। ओ डियर माइनी, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दो और सो जाओ। चलो शाबाश। सिकंदर ने उसकी टांगे पकड़कर बेड पर रखते हुए उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया। वो सिकंदर का हाथ पीछे करती उसे घूर कर रह गई। ये तुमने ही पहनाया है ना? उसने रुहासे होते पूछा। सिकंदर की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो अपनी मायनी को इससे ज्यादा नहीं सता सकता था। हाँ, उसने थोड़ी रगड़ते इतराफ किया। जरमीन ने मुंह खोले हैरत से उसे देखा, फिर गुस्से से कुशन उठाकर उसे मारा, जिसे सिकंदर ने हंसते हुए कैच कर लिया। दूसरा, तीसरा, और एक एक करके सारे कुशंस के बाद उसने तकिया भी उठाकर उसकी तरफ फेंके। सिकंदर हंसता हुआ कुछ कैच कर रहा था तो कुछ उसे लगकर जमीन बोस हो रहे थे। जरमीन अपनी टांगों पर पड़ा कंफर्टर उठाकर उसे मारने लगी थी कि सिकंदर ने एक जस्त में उस तक पहुंचते कंफर्टर समेत उसे अपने बाजुओं के हसार में लिया। बस करो माइनी, इतनी छोटी सी जान के लिए इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। उसने हंसते हुए उसके सर पर बोसा दिया। उसने खुद को और कंफर्टर को सिकंदर से छुड़वाने की कोशिश की, मगर एक इंच ना हिल सकी। यू ओल्ड रास्कर, लीव मी, यू आर ए बिग लायर। छोटी का किताब मिलने पर उसने भी झट से सिकंदर को बूढ़े बदमाश की किताब से नवाजा था। उसके बाद पर सिकंदर कहका लगाकर हंसा। अब मैं इसे नहीं पहनूंगी, मैं इसे भी उतार दूंगी। जरमीन ने खफगी से कहते एक बार फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर सिकंदर संजीदा होता उसे छोड़कर उसके सामने आ बैठा।
इसे किसी सूरत नहीं उतारना मायनी। उसने जरमीन के गले में पहने पेंडेंट की जानिब इशारा किया। मैं उतारूंगी, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो खफा होती मजीद हुई। मायनी जस्ट लुक एट मी। उसने जरमीन का चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी जानिब किया। कुछ भी हो जाए बस ये पेंडेंट नहीं उतारना, ओके? तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे कोई सजा दे लो, मगर ये मत उतारना। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते नरमी से समझाया। क्यों? उसके पुरस्कार अंदाज पर वो चौंकी। डिनर किया? सिकंदर ने चालाकी से बात बदली। जरमीन ने सरनफी में हिला दिया। क्यों नहीं किया? मैंने कहा था कि मैं हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मगर तुम्हारी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो कुछ खफ़ा हुआ। चलो अब इकट्ठे करते हैं। उसने उठकर इंटरकॉम उठाते हुए कहा। ज़रमीन सर हिलाकर रह गई। चहार सुबह अजीब वहशत का सा समा था हद निगाह खून ही खून फैला हुआ था। किसी जख्मी वजूद या लाश के बगैर फैला हुआ खून अपनी वजह बयान करने से कासिर था। वो वहशत ज़दा सी इतना ज़्यादा खून देख रही थी। इस कदर खून देखकर उसकी सांसें अटकने लगी थीं। वो मुंह पर सख्ती से हाथ जमाई चीख को रोक रही थी। खौफ के मारे पसीने से भीगा उसका वजूद होले होले लरज रहा था। उसने अपने आस पास देखा, मगर वहां किसी जी रूह का नामो निशान तक नहीं था। खौफ और हरास की कैफियत में मुब्तला अचानक उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई। खौफ और दहशत के बावजूद उस शख्स को देखकर उसे यकगोना सुकून महसूस हुआ। उसे यकीन था कि वो शख्स उसे महफूज कर लेगा। उसकी नज़र उस शख्स के हुलिये पर गई जिसका लिबास खून से भरा हुआ था और एक हाथ में कोई नोकीली चीज़ लिए वो उसी जानिब आ रहा था। उसे खून में लथपथ देखकर उसका रंग लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ा। वो उसकी जानिब दौड़ी, मगर वो जितना उसकी तरफ जा रही थी उतना ही वो शख्स उससे दूर होता जा रहा था। वो मुसलसल उसका नाम पुकारती उसकी तरफ दौड़ी चली जा रही थी, मगर वो मानिंदे सैराब दूर से दूर होता गया। जब उसे लगा कि अब वो उस शख्स के करीब पहुंच चुकी है तो यकलख्त वो शख्स टुकड़ों में बढ़ता हुआ उसी खून का हिस्सा हो गया जो चहारसू फैला हुआ था। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और लबों से बेसाख्ता दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो चीखी तो फिर चीखती ही चली गई। वो अटकती सांसों, पसीने से शराबूर जिस्म और तेज होते तनफ्फुस के साथ चीखती हुई बारहा उस शख्स का नाम पुकारती उसे जमीन पर बहते खून में तलाश कर रही थी, मगर वो शख्स उससे बहुत दूर जा चुका था जहां से वापसी नामुमकिन थी। रात 1 बजे के करीब वो काम खत्म करता आकर लेटा ही था कि ज़रमीन ने सोते हुए अपना सर तकिया पर पटकना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से उठकर ज़रमीन को देखा जो आंखें मूंदे सोते में रो रही थी और लब बगैर आवाज़ उसका नाम पुकार रहे थे। ज़रमीन का जिस्म होले-होले लरज़ रहा था और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई ख्वाब देख रही है। उसने ज़रमीन का चेहरा नरमी से थपथपाते उसे जगाया। मायनी, मायनी! वो हनूज़ उसी हालत में रोती हुई बगैर आवाज़ हज़ाम हज़ाम पुकार रही थी। उठो मायनी, ये बस एक ख्वाब है। सिकंदर ने उसे थोड़ा झिंझोड़ कर जगाया। वो झटके से उठ बैठी, मगर ख्वाब के ज़ेरे असर अब तक कांपती हुई बार बार हज़ाम पुकार रही थी। बोलो मेरी जान, ये देखो मैं पास ही हूँ। वो बस एक ख्वाब था, सब ठीक है। सिकंदर ने फिक्र मोहब्बत से कहते उसका पसीने से तर वहशत ज़दा चेहरा हाथों में भरते हुए अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। उसने जैसे ही सिकंदर को अपने सामने सही सलामत देखा, झट उसके सीने से लग गई। हज़ाम, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। उसने हिचकियों से रोते हुए सिकंदर को मजबूती से पकड़ा, गोया वो अभी छोड़ जाएगा। सिकंदर ने उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए उसकी पुश्त हिलाई। जाने हज़ाम, मैं कभी तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। तुम मेरी रूह की साथी हो, मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा और खुद भी हमेशा तुम्हारे साथ बंधा रहूंगा। सिकंदर ने मोहब्बत से कहते उसका सर चूमा। वो सिकंदर के सीने पर सर रखे उसकी चलती हुई मजबूत धड़कनों को सुनकर पुरसकून हो रही थी। सिकंदर खामोशी से उसे ऐसे ही अपने साथ लगाए नरमी से उसकी पुश्त से हिला रहा था, कभी उसके बाल से हिला रहा था। कुछ ही देर में वो वहीं सो गई। उसको अपने सर पर सर रखकर सोते देखकर सिकंदर के लबों को नरम मुस्कुराहट छू गई। उसने जमीन की पेशानी चूमी और एहतियात से पीछे होता ऐसे ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए जमीन के ऊपर कंफर्टर देकर बैठ गया। वो तो पुरसकून होकर दोबारा सो चुकी थी, मगर हर रोज की तरह आज भी नींद हजाम सिकंदर से रूठी हुई थी। नहीं होता मैं तुझसे जुदा, भरोसा रख रूहपोश। नहीं होता मैं तुझसे जुदा, भरोसा रख रूहपोश। ये निकाह इश्क है, तेरा हक मेहर मेरी सांसें। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को बेड पर अकेला पाकर सरद से उठी। कमरा, ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम, टेरेस, हर जगह देखने के बाद जब उसे सिकंदर कहीं नजर नहीं आया तो रात वाला ख्वाब पूरी जुजियात के साथ दिमाग के पर्दे पर लहरा गया। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो अंदर उठते खौफ को दबाने के लिए सिकंदर को बाआवाज बुलंद पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर किचन में काम करती मुलाजमा हाथ साफ करती बाहर आई। मुलाजमा ने एक नज़र जमीन का हुलिया देखा जो टी शर्ट ट्राउजर पहने बगैर स्लीपर्स के मुंह हाथ धोए बिना ही सिकंदर की बाबत दरियाफ्त कर रही थी। बीबी जी, साहब तो सुबह ही निकल गए थे और हदायत देकर गए थे कि आपको नाश्ता करवा दूं। उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सरमीन सर हिलाती वापस ऊपर कमरे में चली गई। उसने कमरे में आकर सिकंदर का नंबर डायल किया, मगर नंबर बंद जा रहा था। उसने 2-3 मर्तबा कोशिश की, फिर मोबाइल बेड पर फेंक कर फ्रेश होने चल दी। मुंह हाथ धोकर उसने एक नज़र शीशे में लगे नोट्स को देखा। उसके नीचे एक और नोट देखकर उसने जल्दी से पढ़ा। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। वो पढ़कर एक अजीब से एहसास से दो चार होती मुस्कुरा दी। जिन्हें गिरना हो वो गिर ही जाते हैं। उसने बगैर सोचे समझे हंसते हुए जवाब लिखा। इस बात से यकसर अनजान की किस्मत भी उस पर हंस रही थी। पेन वापस वहीं रखकर वो बाहर आ गई और बाल बनाने लगी। जमाले यार को देखा, फिर अपने हाल को देखा।
जब अपने हाल को देखा, बड़ा बेहाल सा देखा। अपने पीछे सिकंदर की गंभीर आवाज़ सुनकर वो यकलख्त पलटी। हज़ाम, तुम कब आए? मैं तो यहीं था। वो चलता हुआ उस तक आया। कहाँ चले गए थे? वो खफा हुई। नाश्ता किया? सिकंदर ने बात बदलते उसका हाथ पकड़ा। नहीं, अभी सोकर उठी हूँ। उसने हाथ में पकड़ा ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए उसे जवाब दिया। उसकी आंखों में अब तक रात वाले ख्वाब के असरात देखकर उसने लब भींचे। अगर तुम्हें मेरी असलियत पता चली तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? उसने ज़रमीन को देखते सोचा। ज़रमीन ने उसे खुद को यूं खामोशी से तकता पाकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। सिकंदर ने उसका हाथ थामकर करीब किया। एक दिन हम सबको अपनी जान देनी है मायनी। आज नहीं तो कल सबने ही जाना है। ये दुनिया फानी है, हम सब फानी हैं। हम में से किसी को अपनी अगली सांस का भी नहीं पता। इसीलिए अपने दिल में मौजूद हर खौफ निकाल दो। उसकी बात सुनकर ज़रमीन का दिल यकबार की धड़का। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो परेशान हुई। तुमने रात को ही तो कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खफा हुई। बिलाशुबा मैंने कहा था, मगर ये फैसले अल्लाह के हाथ में हैं। जो मेरे बस में होगा वो ज़रूर करूँगा, मगर अगला मामला अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह के फैसलों पर इंसान सिर्फ सब्र से सर झुकाता है। सिकंदर ने नरमी से उसके गाल से हिलाते समझाया। तुम ऐसी बातें नहीं करो ना। उसने अपने चेहरे पर सिकंदर के हाथों पर अपने हाथ रखते खौफ से कहा। हैज़ल ग्रीन आंखों में खौफ देखकर सिकंदर को तकलीफ हुई। वो उसे जब अपने बारे में तमाम हकीकत बताने का इरादा करता था तब ही ज़रमीन के साथ कुछ हो जाता जो उसे खौफजदा करता, और सिकंदर उसको खौफजदा देखकर अपना फैसला बदल देता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है मायनी? उसने ज़रमीन का ध्यान बटाने की खातिर बात बदल दी। उसकी बात पर वो गड़बड़ा गई। जब तुम्हें किसने कहा? सब झूठ है। वो खुद अब तक अपने आप को नहीं समझ सकी थी। उसका गड़बड़ाना सिकंदर की जीरक निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका। तुम्हारी आंखें चीख चीख कर मुझसे मोहब्बत की दास्तान सुना रही हैं। उसने संजीदगी से कहते ज़रमीन की आंखों को बगौर देखा। सिकंदर की बात सुनकर उसने उसने बौखलाते हुए गर्दन शीशे की जानिब मोड़ दी और गौर से अपनी आंखों को देखा। उसकी हरकत देखकर सिकंदर ने अपनी हंसी रोकी। मेरी आंखों में ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने चेहरे पर उलझन लिए मासूम आंखें सिकंदर पर गाड़ी। नज़ाकत लेके आंखों में, वो उनका देखना तौबा। इलाही, हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। आई थिंक तुम उर्दू का लेक्चर बहुत गौर से सुनते थे। उसके दूसरी दफ़ा शेर कहने पर ज़रमीन ने लतीफ़ सा तंज किया। सिकंदर हंस दिया। और तुमने मुझे और तुम ना मुझे देखो ना मेरा देखना देखो, तुम बस अपना काम देखो। उसको फिर याद आया कि सिकंदर कल भी और सुबह भी उसे सोता छोड़कर काम पर चला गया था। वो उसके बिल्कुल बीवियों वाले अंदाज पर हंस दिया। मैं तीनों चीजें एक साथ देख सकता हूँ, इतना टैलेंटेड तो हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। हजाम, मुझे बाइक सिखाओगे? अचानक याद आने पर जरमीन ने जोश से पूछा। उसकी नई फरमाइश पर वो चौंका। मैंने पोर्च की बैक साइड पर ब्लैक बाइक देखी थी, मुझे वही चलानी है। उसने उसने जोश से कहते सिकंदर को आगाह किया। ब्लैक बाइक? वो हल्का सा बड़बड़ाया। हाँ, ज़रमीन ने जोश से सर इस बात में हिलाया। ज़रमीन के हाथ पर उसकी गिरफ्त यकलख्त मजबूत हुई, आंखों में मिर्चें चुभने लगीं। रगें सख्ती से तने, वो खुद पर कंट्रोल खो रहा था। एक जख्म जो मेरे लिए काबे की तरह है। एक जख्म जो मेरे लिए काबे की तरह है। हर शख्स को अंदर से दिखाने से रहा मैं। सिखाओगे? ज़रमीन ने उसका बाजू हिलाते दोबारा पूछा। आई थिंक तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। सिकंदर ने खुद पर जब्त करते उसे टालना चाहा। उसके जवाब पर ज़रमीन का मुंह बना। अगर तुम प्रॉमिस करो कि मुझे वही बाइक सिखाओगे तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, वरना नहीं। ज़रमीन ने शर्त रखी। सिकंदर ने गहरा सांस खारिज किया। ओके, शूज़ पहनो फिर। नरमी से कहते उसने कमाल जब्त का मुजाहिरा किया। ज़रमीन ने जल्दी से जूते पहने और जाने के लिए तैयार हो गई। अपना प्रॉमिस भी याद रखना मायनी, अब अच्छी तरह ब्रेकफास्ट करना है। सिकंदर ने कमरे से निकलते हुए याद दहानी कराई। वो उस बात में सर हिला गई। बाइक पर बैठने से पहले उसने मुलाजिम से सामान लाने का कहा। ये सब क्या है? ज़रमीन ने इतना ज़्यादा सामान उसके हाथ में देकर हैरत से पूछा। ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। हज़ाम, मैं ये नहीं पहनूंगी। उसने खुद को हेलमेट पहनाते सिकंदर को रोकना चाहा। अगर बाइक चलानी है तो ये सब पहनना पड़ेगा। सिकंदर ने उसे एल्बो गार्ड पहनाते हुए कहा, फिर ज़बरदस्ती नी गार्ड पहनाया। सब बाइक चलाते हैं मगर कोई नहीं पहनता, तो फिर मैं क्यों पहनूं? उसने ज़िद्दी अंदाज में कहते सिकंदर को मुंह बनाकर देखा। ये चोट लगने से महफूज रखेंगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने दिल को क्या जवाब दूंगा? सिकंदर ने प्यार से कहते उसके हेलमेट का शीशा नीचे गिराया। वो हंसने लगी। सब कहते हैं कि बाबा या मम्मी को क्या जवाब दूंगा, और तुम कहते हो कि दिल को क्या जवाब दूंगा। वो दिल खोलकर हंसी। सिकंदर ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए एक हाथ से बाइक पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसे पकड़कर एहतियात से बाइक पर बिठाया और खुद उसके आगे बैठते बाइक स्टार्ट की। नरमीन का मुंह खुल गया। हजाम, ये चीटिंग है। उसने दुहाई दी। हजाम अपनी मायने के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। सिकंदर ने हेलमेट पहनते हुए गर्दन मोड़कर जरमीन को देखा। सिकंदर ने तुम्हारी मायने के साथ चीटिंग की है। जरमीन ने रुहासी शक्ल बनाते हुए उसी की शिकायत लगाई। सिकंदर को उसके अंदाज पर खूब प्यार आया। वो सर सीधा करता मुस्कुरा दिया। अच्छा, इसे पकड़ना, ओके? उसने अपने हाथ पीछे करके जरमीन के हाथ पकड़कर अपने गिर्द बांधे और उसके दोनों हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हदायत दी। उसने सिकंदर की चीटिंग पर हेलमेट में महफूज अपना सर उसकी कमर पर मारा। उसकी हरकत पर सिकंदर ने हंसते हुए हेलमेट का शीशा नीचे किया और बाइक वहां से निकालता ले गया।
एक हाथ से वो बाइक चला रहा था और उसका दूसरा हाथ अपने पेट पर रखे ज़रमीन के हाथों पर था। ज़रमीन पीछे से मुसलसल अपना सर उसकी कमर पर हल्का-हल्का मार रही थी। उसकी बच्चों वाली हरकत पर सिकंदर मुसलसल हँस रहा था। ज़रमीन की इन्हीं हरकतों पर मुस्कुराता हुआ वो अपना दर्द कुछ वक़्त के लिए पसे-पुस डाल देता था। वो आज पूरे 6 साल बाद इस बाइक पर बैठा था। इसकी हर चीज़ सिकंदर ने वैसे ही सँभाल कर रखी थी जैसे वो 6 साल कबल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। ज़रमीन ने ज़ोर से सर उसकी कमर पर मारा। "स्टॉप माइनी!" उसने हँसते हुए ज़रमीन को रोका। "तुमने मेरे साथ चीटिंग की, बाइक मैंने चलानी थी," उसने रोने वाली आवाज़ निकालते शिकवा किया। "तुम्हें शौक इस ब्लैक बाइक पर बैठने का था तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन मैं बाइक को या तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दे सकता मेरी मायनी," उसने नरमी से कहते खाली जगह बाइक रोकी। "अब क्या हुआ?" ज़रमीन ने उसके बाइक रोकने पर पूछा। सिकंदर ने जैकेट की पॉकेट से बजता हुआ मोबाइल निकालकर उसकी नज़रों के सामने किया। वो मुंह बनाकर रह गई। सिकंदर ने उसे उतारकर बाइक खड़ी की और साइड पूल पर होकर कॉल अटेंड करने लगा। उसके साइड पर होते ही ज़रमीन ने देखा चाबी बाइक में ही लगी हुई थी। उसने जैसे सिकंदर को बटन दबाकर बाइक स्टार्ट करते देखा था वैसे ही बटन दबाया मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने मुंह बनाकर बाइक को घूरा। डियर बाइकी, तुम अच्छे बच्चों की तरह मेरा साथ दो ना प्लीज़। हज़ाम ने तो मेरे साथ चीटिंग की मगर तुम तो अच्छी हो ना। प्लीज़ जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। उसने बटन को बार बार दबाते मासूम शक्ल बनाते बाइक की मिन्नत की। बाइक भी सिकंदर की होने का पूरा सबूत दे रही थी। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी उससे बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो वो नाउम्मीद हो गई। अच्छा नहीं किया तुमने, उसने खफगी से बाइक को देखा। मुंह बनाते उसने गर्दन मोड़कर सिकंदर को देखा जो अभी तक फोन कान से लगाए बात कर रहा था। उसने आसपास देखा, वो इलाका पूरा सुनसान था। उसने हाथ हिलाकर सिकंदर को मुतवज्जा किया। सिकंदर ने देखकर थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया। नेवर, उसने बड़बड़ाते हुए सिकंदर को जवाब दिया जो उसे सुनाई भी ना दिया। सुर्ख पर शरारती मुस्कुराहट रकसा थी। उसने अचानक नीचे बैठते हुए अपना दायां पांव पकड़कर जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनकर सिकंदर कॉल काटकर सरल से उस तक पहुंचा। क्या हुआ मेरी जान? सिकंदर ने पंजों के बल उसके सामने बैठते परेशानी से पूछा। सिकंदर स्नीकर्स में मुकैयद उसका पांव पकड़ने ही वाला था कि वो सिकंदर के कंधे पर हाथ रखती हंसती हुई खड़ी हो गई। हज़ाम, मैं तो मजाक कर रही थी और तुम सीरियस हो गए? हंसते हुए वो यकलख्त खामोश हुई जब सिकंदर ने उसके और अपने दरमियान एक कदम का फासला मिटाते उसे अपने सीने से लगाया। थैंक गॉड यू आर फाइन, उसकी आवाज़ में लर्जिश महसूस करके ज़रमीन साकित हुई। सिकंदर के जज्बात की शिद्दत आज उस पर साबित हुई थी। आज उसको सिकंदर के गले लगना नागवार नहीं गुजरा था बल्कि वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। वो सुकून से वैसे ही उसके सीने से लगी रही। मताए अजीज है जाना, यही गुर्बत यही दौलत, कभी कासा तेरा लहजा, कभी बख्शिश तेरी बातें। वापसी का रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। ज़रमीन ने उसके गिर्द हाथ बांधकर उसकी कमर पर सर टिकाया हुआ था और सिकंदर ने अब भी उसके हाथ पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से बाइक चला रहा था। अपने सामने डार्क मॉन्स्टर को देखकर वो इंतहाई हैरत और परेशान और खौफजदा था। सबको लगा था कि जावेद खिलजी के साथ ही डार्क मॉन्स्टर भी मर गया है मगर वो अपनी तमाम तर वजाहत और वहशत समेत उनके सामने मौजूद था। उसकी हैरत और खौफ देखकर डार्क मॉन्स्टर के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम्हें क्या लगा था कि डार्क मॉन्स्टर पर हाथ डालना या उसे खत्म करना इतना आसान है? वो इस्तेज़ाइया हंसता हुआ उस शख्स के ऐन सामने शान से बैठा था। मुझ पर हाथ डालने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, मैं अपने मुखालफिन को दफन कर देता हूँ, उसने जमा देने वाले सर्द अंदाज में कहते सामने बैठे शख्स के पीछे खड़े बंदे को देखा। नीली आंखों का पैगाम पढ़ते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। खैर, मैं अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, उसने पुरस्कारियत से कहते सामने पड़े बेशकीमत शीशे के मेज पर एक एनवेलप रखा। पीछे खड़े बंदे को देखते हुए वो जरा सा मुस्कुराया। उस बंदे के वजूद में सर्द लहर दौड़ गई और जुबान खौफ के मारे गंग थी। सामने बैठे शख्स ने खौफ पर काबू पाते हुए कांपते हाथों से एनवेलप उठाया और खोलकर अंदर मौजूद चीजें देखने लगा। जैसे जैसे वो देखता जा रहा था उसकी रंगत बदलती जा रही थी और आंखों में गुस्सा उमड़ रहा था। उसने हाथ में पकड़े कागज और तस्वीर मेज पर गुस्से से पटके और सामने बैठे डार्क मॉन्स्टर को देखा जो सुकून से पीछे टेक लगाए मुंह पर सिगार दबाए उसे ही देख रहा था। परवेज़, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, वो हैरत और गुस्से की मिली-जुली कैफियत से चीखा। परवेज़ उसका सबसे वफादार बंदा था, उसका राइट हैंड था और ये सब सबूत उसकी गद्दारी का ढिंढोरा पीट रहे थे। उसकी बात सुनकर पीछे खड़े बंदे के ठंडे पसीने छूट गए। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहता है, गोली चीरती हुई उसके दिमाग में सुराख कर गई। वो खड़े कद से ज़मीन बोस हुआ। उसके गिरने पर बैठे हुए शख्स ने दहल कर वहशत से सामने पुरसकून बैठे डार्क मॉन्स्टर को देखा जिसकी पिस्टल की नाल से धुआं निकल रहा था और वो अपनी पिस्टल वापस रख रहा था। ये क्या? क्या? उसने खौफ और हैरत से मिले-जुले तासुरात से पूछा। खौफ के मारे उसकी आवाज़ और लहजा दोनों लड़खड़ा गए थे। इसका ये हकदार था। डार्क मॉन्स्टर ने बेहिसी और सफाकियत से जवाब देते कोट एक तरफ झटका और उठ खड़ा हुआ। वो शख्स सांस रोक कर रह गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। तमाम चरिंद परिंद अपने अपने ठिकानों को वापस लौट रहे थे। अवाइल नवंबर की ठंडी शाम पूरे शान से पूरे इस्लामाबाद पर उतरी थी। हर तरफ सर्द शाम की उदासी छाई हुई थी। वो टीवी लाउंज पर बैठी ग्लास डोर से घर के कई किनार पर फैले लॉन में उतरती शाम को देखती बेजारियत से सिकंदर का इंतजार कर रही थी। घड़ी पर वक्त देखते उठकर पिछले लॉन में आ गई। ठंडी यख हवा चल रही थी और बादल टुकड़ों की सूरत में आसमान पर फैले हुए थे।
जैसे जैसे शाम रात में तब्दील हो रही थी वैसे ही हवा मजीद ठंडी होती जा रही थी। मौसम देखकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेजारियत खुद ब खुद छटने लगी। सर्द मौसम शुरू से उसकी कमजोरी रहा था, मगर जरजान हर वक्त उसके लिए परेशान रहता था। मुबादा उसको ठंड ना लग जाए। उसने शेल्फ में पड़े साउंड सिस्टम हल्की आवाज करके ऑन किया और एलन वाकर का एक नाइट लगाकर वापस लॉन में आ गई। उसने अपने बाजू फैलाए और चेहरे का रुख ऊपर करती खुले आसमान तले आंखें बंद किए घूमना शुरू कर दिया। Fireflies, a million little pieces, feed the dying light and breathe me back to life. In your eyes, I see something to believe in. सिकंदर सीधा कमरे में आया, मगर हर रोज की तरह आज वो कमरे में नहीं थी। अचानक उसकी नज़र गिलास डोर से होती हुई लॉन में गई, जहां जरमीन आंखें बंद किए, चेहरा आसमान की जानिब किए, दोनों बाजू फैलाए, सुर्ख लबों पर धीमी मुस्कान सजाए घूम रही थी। उसने कोट उतार, घड़ी उतारी, बटन खोलकर कफ फोल्ड किए और टाई की नोट ढीली करता पिछले लॉन की तरफ बढ़ गया। Your hands are like a flame, your palms the sweetest pain. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost. Feel the temperature rise, baby. Tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. सिकंदर लॉन में आया तो गाने की आवाज़ पूरे लॉन में फैली हुई थी। वो दबे कदमों चलता उस तक आया और सीने पर हाथ बांधे उसे देखने लगा, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर आंखें बंद लिए किए घूम रही थी। Like a starship speeding into the night, you and I get lost in the infinite lights. Baby, tell me one more beautiful lie, one touch and I ignite. घूमते घूमते अचानक उसका हाथ सिकंदर के सीने से टकराया। उसने झट से आंखें खोली। सिकंदर को सामने देखकर हैजल ग्रीन आंखों की चमक बढ़ी। उसके कुछ बोलने से पहले सिकंदर ने झुककर उसे उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। हजाम, ये क्या कर रहे हो? उसने हैरान होते पूछा। मेरी मायनी आज इस सो कॉल्ड एंजॉयमेंट से थक गई होगी, मैंने सोचा मैं खुद उठाकर अंदर ले जाता हूँ। उसका अंदाज बदला हुआ था और लहजा तंजिया। क्या मतलब? उसका बदला अंदाज महसूस करते उसने नासमझी से पूछा। वो भी बताता हूँ, पहले ये बताओ कुछ खाया या खाली पेट खुद को थका रही थी? सिकंदर ने टीवी लाउंज में दाखिल होते पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी बात पर सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत खूब, यानी अच्छी बीवी बनने की कोशिश की जा रही है। ड्राइंग रूम में दाखिल होते वो महजूज मुस्कुराहट से जाए मुस्तफसर हुआ। क्या मतलब? मैं पहले गंदी बीवी थी? उसने तेवरियां सजाए सिकंदर को घूरा। मेरी मायनी तो सबसे बेस्ट बीवी है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहते जरमीन को डाइनिंग चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जरमीन ने बाजू कोहनियों के बल फोल्ड करते चेहरा हथेलियों पर टिकाए पूछा। अच्छी बीवियों वाली एक स्पेशलिटी नहीं है मायनी में। सिकंदर ने प्लेट में खाना डालते एक नजर उसे देखा। क्या? वो हैरान हुई। हैजल ग्रीन आंखें फैली। अच्छी बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार होती हैं, उनकी हर बात मानती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती हैं और उनकी खिदमतें करती। वो मज़ीद कुछ कहता, मगर ज़रमीन के तासुरात देकर उसे रुकना पड़ा, जो मुंह खोले हैरत से उसे सुन रही थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? वो मुतज़ब्ज़ब हुई। नो, आई एम सीरियस। सिकंदर ने मुस्कुराहट रोककर संजीदगी से जवाब दिया। इसका मतलब मैं अच्छी बीवी ही हूँ, उसने पुरसोच अंदाज में कहते सिकंदर को हैरान किया। कैसे? सिकंदर ने हैरानी से मुस्कुराते हुए चावलों का चम्मच उसके मुंह के करीब किया। वो हमेशा पहला निवाला उसे खिलाता था, फिर खुद खाता था। उसने अपनी सोचों में गुम आज बगैर पसोपेश के खा लिया था, और ना वो हर रोज इस बात पर भी वरना वो हर रोज इस बात पर भी सिकंदर को सताती थी। वो ऐसे कि मैं तैयार नहीं होती, यानी मेकअप वगैरह, क्योंकि मुझे पसंद नहीं, ना ही मैंने कभी किया है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। और तुम्हारा वेट मैं हर रोज करती हूँ और तुम अपनी हर बात खुद मनवा लेते हो। चेयर अच्छे चीटर चीटर अच्छे अच्छे खाने तो बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन मैं कभी बनाकर नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने उस दिन अंडे वाला मजाक करके मुझे किचन से नाराज कर दिया है। और खिदमत कैसे करते हैं मुझे पता ही नहीं है, तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है। हैंस प्रूव्ड, मैं अच्छी बीवी हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहते आखिर में कंधे उचकाए। वो हाथ हिलाते हुए अपनी ही ध्यान में सिकंदर के हाथ से किसी बच्चे की तरह खाते हुए बोल रही थी, और वो मुसलसल मुस्कुराता उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। कसूर तो वाकई नहीं मेरी मायनी का, क्योंकि मेरी मायनी बहुत मासूम है। सिकंदर ने आगे होकर उसकी नाक चूमी। वो जो बेसकान बोल रही थी यकलख्त खामोश हुई, झीम कर पीछे खिसकी। सिकंदर ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए चम्मच दोबारा उसके मुंह के करीब किया, तो उसे एहसास हुआ कि वह सुकून से कितनी ही देर से सिकंदर के हाथ से खा रही थी, और सिकंदर ने खुद अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने चम्मच पर मौजूद सिकंदर के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसका रुख सिकंदर के मुंह की जानिब मोड़ा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए खा लिया। मैंने हर बार नई आंख से देखा तुझको, मुझको हर बार नया इश्क हुआ है तुझसे। कमरे में आकर सिकंदर लैपटॉप लेकर बैठ गया और वो मूवी देखने लगी। उसने आवाज़ कुछ बढ़ाई और एक चोर नज़र सिकंदर पर डाली, जो वैसे ही मगन सा काम कर रहा था। कुछ देर सुकून से गुजरी कि सरमीन ने आवाज़ मजीद बढ़ाई। सिकंदर जूं का तूं काम में मसरूफ रहा। सरमीन ने मुंह बनाते आवाज़ पूरी बढ़ा दी और अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिकंदर जो लब दबाए कन अखियों से उसकी शरारत मुलाहिजा कर रहा था, लैपटॉप बंद करता उठा। उसे उठते देखकर सरमीन ने जल्दी से आवाज़ कम कर दी। सिकंदर महजूज होता मुस्कुरा दिया। उसने जाकर एलईडी बंद की और जरमीन को हाथ से पकड़कर खड़ा किया।
नहीं, आज मैंने नहीं सोना। तुम खुद सोते नहीं हो और मुझे हर रोज़ जल्दी सुला देते हो। ज़रमीन सरस से अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए बुदकी। सिकंदर हर रोज़ उसे सुला देता था और आज वो सोने से कबल ही दुहाई देने लगी। नींद पूरी होगी तो सुबह फ्रेश उठोगी। सिकंदर ने उसके ना के बावजूद उसे लिटाते हुए उस पर कंफर्टर डाला। हज़ाम! उसने मुँह बनाते हुए दुहाई दी। सो जाओ माइनी। उसने ज़रमीन का गाल थपका। वो मुँह बनाती आँखें मूंद गई। उसे आज ज़रमीन को ठंडी चलती हवा में बगैर किसी शाल के घूमता पाकर खूब गुस्सा आया था। वो उसके मामले में किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। वो अपनी मायनी के मामले में हद से ज़्यादा केयरिंग और पॉसेसिव था। वो इस वक्त ऑफिस में बैठा आसपास से बेखबर प्रोफाइल पर झुका हुआ था। गोल्डन ब्राउन गले घने बाल आगे से माथे पर बिखरे हुए थे। वो नाभि लब आपस में बेबस थे। नज़र की ऐनक के पीछे से झांकती हेजल ग्रीन आंखों में गहरी सोच के साथ दर्द की एक गहरी लकीर थी। मोबाइल की आवाज़ ने उसकी तवज्जो हटाई। कॉल काटकर वो एक बार फिर काम में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल फिर से बज उठा। उसने मम्मी कॉलिंग देखकर पेन बंद करते ओके करके मोबाइल कान से लगा लिया। ज़र कब तक घर वापिस आओगे? अब बस कर दो। बाकी का काम आलम आकर खुद देख लेंगे, तुम खुद को मत थकाओ। मोबाइल से आती निस्वानी आवाज़ पर उसने फ़ाइल बंद की। मम्मी, मैं ऑफ़िस में नहीं हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, कुछ देर में आता हूँ। उसने झूठ का सहारा लेकर उनकी तसल्ली करवानी चाही। ज़र, झूठ उनसे बोला करो जो पकड़ ना सकें। अपनी माँ की खफगी भरी आवाज़ पर उसने खिसियाकर बालों में हाथ फेरा। अभी इसी वक्त वापिस आओ, अदरवाइज़ मैं खुद ऑफ़िस आ जाऊँगी। उन्होंने इसे हुक्म के साथ धमकी भी दे डाली। आ रहा हूँ। उसने सीट की बैग से पुश टिकाकर सर पीछे गिराते बालों में हाथ फेरा। मास्टर्स करने के बाद वो यहाँ आलम खान के साथ बिज़नेस भी देख रहा था। आज आलम खान बंगिश कंपनी की अहम मीटिंग की सदारत करने फ्रांस गए हुए थे। उनका काम भी आज उसने अपने ज़िम्मे ले लिया था। मकसद सिर्फ़ खुद को मसरूफ़ रखना था। उसने कलाई में पहनी घड़ी देखी जो रात के 11 बजा रही थी। फाइलें समेट कर लैपटॉप बंद करता हुआ उठा और स्टैंड पर लटका कोट उतार कर पहनते गाड़ी की चाबी टेबल से उठाई और ऑफ़िस से निकल गया। वो काफ़ी हद तक बदल चुका था। हमावक्त उसके चेहरे पर रहने वाली मुस्कुराहट गहरी संजीदगी में बदल चुकी थी। उसकी संजीदगी देखकर लगता था गोया हँसी-मज़ाक कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहे। अमेरिका आने वाला ज़रजान, ज़रमीन खान बंगिश के ज़र से बहुत मुख्तलिफ था। ज़रमीन खान बंगिश का ज़र तो बहुत ज़िंदा दिल, यारों का यार था। मगर यहाँ आने वाला ज़रजान टूटा हुआ, बगैर किसी दोस्त के अपनी ज़ात में अकेला, अधूरा शख्स था। उसको ये गिल्ट ही अंदर किसी दीमक की तरह चाट रहा था कि वो अपनी बहन की हिफाज़त तक नहीं कर सका था। वो इस लायक भी नहीं था कि अपनी मानों की हिफाज़त कर सकता। कि उसकी मानों की हिफाज़त फराहम करने के लिए अंडरवर्ल्ड के बदमाश तरीन शख्स ने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। आलम खान ने जिस हकीकत से उसे आगाह किया था, उनमें से एक हकीकत ये भी थी कि सिकंदर ने ज़रमीन को हिफाज़त फराहम करने की खातिर उससे निकाह किया था। ज़रमीन के लिए सिकंदर की मोहब्बत पर उसे कोई शक नहीं रहा था। जब उसने यूनी में अपनी मानों के लिए सिकंदर की स्याह आंखों में मोहब्बत की आग भड़कती देखी थी, मगर उसे खौफ उसी आग का था कि कहीं वो आग उसकी मानों को ही जलाकर खाकसतर ना कर दे। सिकंदर जिस दुनिया का बासी था वो सिर्फ लहू मांगती थी। सिकंदर की दुनिया सिर्फ लहू की तिजारत जानती थी और वो अपनी मानों को जानता था कि उसकी मानों का सबसे बड़ा, पहला और आखिरी खौफ ही लहू है। आखिरी मुलाकात में ज़रमीन से बात करते हुए उसकी आंखों में सिकंदर के नाम पर चमकती खुशी देखकर ज़रजान ने अपने कदम खुद ब खुद पीछे ले लिए थे। ज़रमीन की खुशी देखकर उसने आखिरी बार रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। ज़रमीन से उसकी आखिरी मुलाकात, ज़रमीन के आखिरी अल्फाज़, उसकी कांसी आँखों की नमी, उसका टूटा बिखरा लहज़ा, जब भी उसे याद आता था, उसकी रूह पर गहरा वार साबित होता था। ज़रजान खान बंगिश की मानों से बदगुमान हुई थी पहली मर्तबा। ज़रजान खान बंगिश अपनी मानों की बदगुमानी पर बेकसूर होते हुए भी खुद अपनी नज़रों में गिर गया था। उसने चुपके से 20 चादर ओढ़ ली थी जो ज़रूरत के वक्त ज़रा सी सिरकती थी मगर उतरती भी नहीं थी। मकसद सिर्फ अपनी मानों की यादों से पीछा छुड़ाना था मगर ज़मीन की यादें भी उसकी तरह ढीठ साबित हुई थीं। हर दफ़ा ज़रजान के दिल पर शिद्दत से हमला आवर होती थी और उसकी पुरकशिश कांच सी आंखों को पुरनम कर जाती। वो घर वापस जाते हुए गाड़ी चलाता हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने तो शादी ही नहीं करनी, सारी ज़िंदगी इसको तंग करना है। बर्फानी लंगूर, तुम मेरे हाथों से किसी दिन कत्ल हो जाओगे। उफ ज़र तुम! यादों का तसलसल गाड़ी को झटका लगने से टूटा। यकदम उसके पैर ब्रेक पर गए। कोई शख्स गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा था। ज़रजान जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर रोड के बीचों बीच उस औंधे पड़े वजूद की तरफ भागा। करीब जाकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई लड़की थी। उसने पंजों के बल बैठते हुए उसे सीधा किया। उस लड़की का चेहरा खून से भरा हुआ था कि ज़रजान उसका चेहरा ठीक से देख ना पाया। उसके सर से तेज़ी से बहता खून देखकर ज़रजान के हाथों के तोते उड़े। वो लड़की होश में थी और मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी बड़बड़ाहट किसी सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। वो उसको बाजुओं में भरकर गाड़ी में डालकर अस्पताल रवाना हो गया। हाउ इज़ शी? डॉक्टर के बाहर निकलते ही उसने आगे बढ़कर परेशानी से पूछा। तमाम फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर चुका था। शी इज़ फाइन नाउ, यू कैन सी हर। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस भरता कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो सर, बाजू और गर्दन पर बैंडेज करवाए पड़ी थी। उस लड़की को इस हाल में देखकर ज़रजान को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो लड़की होश में थी और आंखें खोले आसपास का जायजा ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन के मनाजिर उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे। जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा अंदर की तकलीफ पर कर्राही, दर्द की शिद्दत से उसने आंखें मींची। उसे तकलीफ में देखकर ज़रजान का दिल बैठने लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और शदीद शर्मिंदगी भी हो रही थी।
जरजान ने बेड के करीब आकर गला खंकारा। उस लड़की ने झट आंखें खोली और अजनबी लड़के को पास खड़ा देखकर उठने की कोशिश की, मगर दर्द की एक शदीद लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। वो कराह कर दोबारा लेट गई। रिलैक्स, जरजान बेसाख्ता आगे बढ़ा, मगर तब तक वो वापस लेट चुकी थी। एक्चुअली यू हैड एन एक्सीडेंट विद माई कार। आई एम सो सॉरी। वो इंतहाई पशेमान था। आर यू ऑल राइट? उसने शर्मिंदगी और फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। गलती तो मेरी है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे हिट एंड रन केस का शिकार होने से बचा लिया, वरना मैं उधर ही मर जाती। वो सपाट अंदाज में निकाह ज़दा आवाज़ में ऊपर कमरे की छत देखते हुए बोली। उसको उर्दू बोलते देखकर जरजान हैरान हुआ। वो उसे यहाँ का मुकीम समझ रहा था, मगर वो खूब अच्छी तरह उर्दू बोल रही थी। अल्लाह ना करे। उसके मरने की बात पर जरजान बेसाख्ता बोला। उस लड़की ने अजीब नज़रों से जरजान को देखा। मेरा मतलब था इंसानी जान बहुत कीमती होती है। तो जरजान ने गड़बड़ाते हुए बात संभालने की कोशिश की। आपके घर का नंबर, ताकि मैं उन्हें आपके बारे में इन्फॉर्म कर सकूं। जरजान की बात पर कुर्ब ज़दा मुस्कुराहट उसके नकाहा ज़दा चेहरे पर एक पल को दौड़ गई। मेरा कोई घर नहीं है और ना ही घर वाले। उसने गहरी सांस भरते कुर्ब ज़दा लहजे में जवाब दिया। उसके कुर्ब ज़दा लहजे पर जरजान के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। आंखों के सामने हैजल ग्रीन भीगी आंखें लहराईं। उसे कोई शिद्दत से याद आया था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आपके घर वाले तो ज़रूर होंगे जो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको जाना चाहिए। एक मर्तबा फिर उसने सपाट अंदाज इख्तियार किया। उसकी घर वालों वाली बात पर ज़मीन को याद करते जरजान को अनजानी सी तकलीफ महसूस हुई। उसे याद आया कि वो गुलरुख को आने का कह चुका है और वो इसका इंतजार कर रही होंगी। वो इस लड़की पर एक नज़र डालता कमरे से बाहर निकल गया। उसने कॉल करके उन्हें तमाम तफसील से आगाह किया और मोबाइल वापस पेन की पॉकेट में रखता कमरे में आ गया। वो जो समझ रही थी कि वो जा चुका होगा, उसे कमरे में वापस आते देखकर हैरान रह गई। आप तो चले गए थे? उलझी। यस, मैं मम्मी को कॉल करने गया था क्योंकि मैं आज यहीं रुकूंगा। वो पुरसकून अंदाज में कहता हुआ पेशेंट बेड के दाएं जानी पड़े सोफे पर बैठा, जबकि वह हैरत का बुत बनी उसे देखती रह गई। क्यों? कतरे तवक्कुफ के बाद उसने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, और जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती, आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं यहीं हूँ। जरजान के जवाब पर एक लम्हे को वो बिल्कुल खामोश हो गई। उसने जरजान के वजीह चेहरे को खोजना चाहा, जहाँ गहरी संजीदगी के अलावा कोई तासुर नहीं था। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ तक लाए, बस यही आपका फ़र्ज़ था। इससे ज़्यादा की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही आपको कोई हक। उसकी बात सुनकर जरजान ने कोई जवाब दिए बगैर साथ पड़े टेबल से मैगजीन उठाया और उसके वर्कगर्दानी में मसरूफ हो गया, गोया उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके बेनियाज अंदाज पर वो हैरान होती गुस्से से बल खाकर रह गई। देखें मिस्टर, अगर आपको नेकी करने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर बैठें, मगर मेरे साथ एक कमरे में नहीं। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए उसकी हैजल ग्रीन आंखों में देखा। जरजान ने अचंभे से उसका रवैया देखा। मैं किसी नामहरम के साथ अकेली नहीं रह सकती। जरजान के देखने पर उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। उसकी बात जरजान को बर्फ का मुजस्मा बनाने को काफ़ी थी। उसने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा था। उसकी सोसाइटी में इस बात को मामूली समझा जाता था। वो बिलाशुबा लड़कियों से हमेशा दूर रहा था, मगर कभी महरम गैर महरम वाले मसले पर नज़रसानी नहीं की थी। उसकी सोसाइटी में लड़का और लड़की की दोस्ती को आम समझा जाता था। उसको सुन बैठा देखकर उसने एक मरतबा फिर जरजान को मुखातिब किया। हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसकी आवाज़ पर वो चौंका। आ हाँ, आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। ओके, आप इजी फील करें, मैं जा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ। उसने उठते हुए कहा और शर्मिंदा होता कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद पुरसुकून होते उस लड़की ने गहरा सांस भरा। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ना जाने ये कौन है जो चिपक ही गया है। उसने आंखें मूंदे परेशानी से सोचा। भाईजान, आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने डिस्टिंक्शन ली तो आप मुझे मेरी मर्जी का गिफ्ट देंगे। अब तो मेरा रिजल्ट आए भी 2 दिन हो गए हैं और आप हाथ ही नहीं आ रहे। ये चीटिंग है। 15 साल लड़का अपने भाई के सामने खड़ा खफा सा था। ओह मेरे शेर, मैं अपना प्रॉमिस हरगिज नहीं भूला। हम अभी गिफ्ट लेने चलते हैं। उसने उठते हुए छोटे लड़के के कंधे पर हाथ फैलाए कहा और उसके साथ बातें करता कमरे से निकल आया। आपको पता है, आज बाबा आ रहे हैं और उन्होंने मुझे सरप्राइज देना है। आई एम क्यूरियस अबाउट हिज सरप्राइज। क्रिस्टल ब्राउन आंखों वाला छोटा लड़का पुरजोश था। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खुशी की चमक देखकर उसके दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ। उसने अपनी मर्जी से ब्लैक BMW F900R बाइक अपने भाई से गिफ्ट में ली थी। उसका भाई उससे उससे महंगा गिफ्ट भी आंखें बंद करके दिला सकता था। अपने भाई से गिफ्ट लेने के बाद अब वो अपने बाप के सरप्राइज का शिद्दत से मुंतजिर था, इस बात से बेखबर कि वो सरप्राइज उनकी जिंदगी यकसर तब्दील कर देगा। खटके की आवाज़ पर सिकंदर गहरी सोच की दुनिया से बाहर निकला। एक बिल्ली सर्दी से ठुठरती हुई शेड्स के नीचे आ बैठी थी। उसकी वजह से गमला गिरा, जिसकी आवाज़ सिकंदर को माजी से हाल में लाई। वो इस वक्त रात के दूसरे पहर सिगरेट सुलगाकर सर्दी के एहसास से कोसों दूर लॉन में बैठा था। आज 6 साल बाद उसने अपने भाई अपनी जान की किसी चीज़
आज 6 साल बाद उसने अपने भाई अपनी जान की किसी चीज को जमीन के मजबूर करने पर छुआ था। उसके जाने के बाद उसका कमरा सिकंदर हमेशा के लिए लॉक कर चुका था। उसकी हर चीज वैसी ही पड़ी थी, मगर सिकंदर उसे छूने का हौसला खुद में नहीं पाता था। वो लाख मजबूत, ताकतवर, शफाक और सर्द था, मगर सिर्फ दुश्मनों के लिए, अपने मुखालफिन के लिए। अपनों के मामले में वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, खास तौर पर उन अपनों के लिए जो उसके दिल के करीब तरीन थे। वो उनके लिए बहुत रहमदिल, एहसास करने वाला, मोहब्बत करने वाला था। सिगरेट फेंक कर पांव तले मसलते हुए वो उठ खड़ा हुआ। आज उसकी याद शिद्दत से सिकंदर के दिल पर हावी हुई थी, और उसकी ढाल ना होने पर वो याद उसका सीना चीर रही थी। वो टीवी लाउंज से होता हुआ दाएं जाने मुड़ गया, जहाँ की तार में 4 कमरे बने हुए थे, जिनमें से 2 कमरे लॉक थे। वो कमरे हर वक्त लॉक रहते थे, और चाबी सिर्फ सिकंदर के पास थी। इन दोनों कमरों में किसी मुलाजिम को जाने की इजाजत भी नहीं थी। चाबी लगाकर उसने लॉक खोला और दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर गहरा सांस भरा। उसका चेहरा उस वक्त दुख, दर्द और अजियत की मुंह बोलती तस्वीर था। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोल दिया। शाम के सर्द और गहरे साए फैले माहौल में अजीब सी वहशत पैदा कर रहे थे। जरमीन टेरेस पर ट्राउजर शर्ट पहने, ऊपर शाल ओढ़े बैठी कॉफी पीती सिकंदर का इंतजार कर रही थी। अचानक एक ख्याल आने पर वो कॉफी का भाप उड़ाता उड़ाता कप टेबल पर रखकर अंदर कमरे में चली गई। नहाकर उसने कपड़े बदले और गीले बाल सुखाकर उनको खुला छोड़ दिया। घड़ी पर वक्त देखा जो 7 बजा रही थी। उसने परफ्यूम स्प्रे किया और बाहर लॉन में आ गई। 15 मिनट, आधा घंटा, सिकंदर की कोई खबर नहीं थी। वो थक कर एंट्रेंस की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने सिकंदर को कॉल की, मगर नंबर हस्बे मामूल बंद था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सिकंदर अनूस गायब था। इंतजार करते करते उसे नींद आने लगी थी, लेकिन वो बार बार सर झटकती वहीं सर्दी में बैठी रही। जरा सामान रख लेना, मेरी पहली मोहब्बत, जरा सामान रख लेना, मेरी पहली मोहब्बत है। सितम तुम सोच कर करना, मेरी पहली मोहब्बत है। अगर जाने की जिद है तो चले जाओ, मगर सुन लो कि जल्दी लौट आना, मेरी पहली मोहब्बत है। मैं मिट जाऊंगा दुनिया से, मुझे दिल से मिटाना मत। अक्स मेरा तुम दिल में रखना, मेरी पहली मोहब्बत है। रात 2 बजे गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। वो गाड़ी की चाबी, गॉगल्स, मोबाइल, कोट हाथ में पकड़े गाड़ी से उतरकर अंदर की जानी बढ़ा। नीम अंधेरे में दफतन उसे एंट्रेंस की सीढ़ियों पर किसी वजूद का गुमान हुआ। वो ऊपर कमरे के टेरेस को देखता गन निकालकर चुकन्ने अंदाज में उस तरफ बढ़ा, मगर जमीन को वहां पिल्लर के साथ टेक लगाकर सोते देखकर हैरान रह गया। वो बगैर किसी शॉल के सर्दी में सो रही थी। सिकंदर को पल ना लगा समझने में कि वो उसका इंतजार करते ठंडे फर्श पर बगैर किसी गर्म शाल के ही सो गई थी। उसे खुद पर जी भरकर गुस्सा आया कि घर नहीं आ सकता तो कम अज कम एक कॉल करके जमीन को इन्फॉर्म ही कर देता। वो इसके इंतजार में यहाँ ठंड में तो ना सोती। उसने अपना गुस्सा फिल वक्त पसे पुश डालकर आगे बढ़कर जल्दी से जमीन को उठाया और अंदर की जानी बढ़ा। कमरे में आकर सिकंदर ने उसे बेड पर लिटाया और उसके सर्द होते पैरों से स्लीपर्स उतारकर उसे अच्छी तरह गर्म कंफर्टर उड़ाया। हीटिंग सिस्टम तेज करके उसने वार्डरोब से जुराबें निकालकर जमीन के सर्द होते पैरों में पहनाई। फिर उसका चेहरा छुआ जो अब तक काफी बेहतर हो चुका था। जमीन सुकून से सो रही थी। उसे ज़मीन की नींद पर रश्क भी आया, जो इंतहाई गहरी नींद सो रही थी कि उसे न सर्दी का एहसास हुआ था और ना ही सिकंदर के हाथों में उठाए जाने का। सिकंदर उसकी पेशानी चूमता कपड़े तब्दील करने चला गया। कपड़े बदल कर आया, तब तक कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका था। उसने हीटिंग सिस्टम नॉर्मल मोड पर किया, आकर ज़मीन के साथ लेट गया। आजकल काम इतना ज़्यादा था कि वो चाहकर भी एक सेकंड नहीं निकाल पाता था, मगर फिर भी जल्दी घर वापस आ जाता था। मगर आज बहुत देर हो गई थी और अब वो खुद से शदीद खफा था। जहाँ उसे खुद पर शदीद गुस्सा गुस्सा था, वहीं अंदर कहीं उसका दिल खुश था कि ज़मीन ने उसका बेसब्री से इंतजार किया। उसका दिल खुश था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया वो भी उससे मोहब्बत करने लगी है। सिकंदर ने पहले दिन से अब तक ज़मीन से किसी चीज़ की तलब की चाह के बगैर बेबहा इश्क किया था। उसने अपने समंदर जैसे इश्क के बदले में मोहब्बत का एक कतरा तक ज़मीन से नहीं मांगा था। उसका इश्क सादिक था, जिस राह पर चलते उसने ज़मीन को भी अपनी मोहब्बत में कैद किया था। उसका इश्क सिर्फ देना जानता था, वापसी की तलब रखना उसके इश्क के खिलाफ था। उसका इश्क अपनी बीवी के लिए अजर की परवाह के किए बगैर बेलौस था। उसके इश्क ने सिकंदर को तब्दील कर दिया था। सिकंदर अपनी इस तब्दीली पर खुद भी हैरान था। वो बहुत ग्रूम्ड, वेल बैलेंस्ड, मैच्योर शख्सियत का मालिक था, जिसमें जेलसी और पोजेसिवनेस दूर दूर तक कहीं नहीं थी। मगर अब वो ज़मीन को लेकर इतना पोजेसिव हो गया था कि ज़मीन को छू कर गुजरने वाली हवा भी हजाम सिकंदर को नागवार गुजरती थी। जमीन के मुंह से किसी बेजान चीज की तारीफ भी उसे शोलों पर धकेलती थी। वो उसे देखता बार बार उसके हाथ तो कभी उसकी पेशानी चूमता रहा। जमीन को देखते हुए उसका दिल चाह रहा था कि उसे कहीं छुपा दे, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उसका दिल जमीन को देखते एक अजीब सी परेशानी का शिकार हो रहा था, जिसे इग्नोर करता वो उसकी पेशानी चूम रहा था। सर्द रात धीरे धीरे सिरकती रही। रात में एक अजीब सी वहशत और उदासी थी, जिसे महसूस किए बगैर वो दोनों किस्मत के फैसले से यकसर अनजान थे। सकूने कल्ब तुमसे ही, सकूने जान भी तुम हो। ताज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो।